आज हम स्विस संघीय शासन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। स्विस संघ के स्वरूप को लेकर विभिन्न जो विचारक हैं उनमें काफ़ी मतभेद है। जो विचारक हैं उनका ये मानना है कि स्विट्ज़रलैंड को संघ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका ये कहना है सन 1848 की जिस संधि से इसका निर्माण हुआ है वह कोई संविधान नहीं था, बल्कि अधिक से अधिक इसको राजमंडल कहा जा सकता है, क्योंकि स्विस संविधान में स्विट्ज़रलैंड के लिए राजमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, इस राजमंडल में सम्मिलित कैंटोनों को प्रभुत्व संपन्न कैंटन भी कहा गया है। लेकिन क्या हम इस आधार को मान करके ये कह सकते हैं कि स्विस में संघीय शासन व्यवस्था का अभाव है? नहीं, क्योंकि नवीन जो संविधान लागू हुआ उसका जो अनुच्छेद 1 है उसमें ये लिखा गया है कि स्विस जनता और 26 जो पूर्ण और अर्धपूर्ण कैंटीन हैं उनसे मिलकर के स्विस राजमंडल का निर्माण हुआ है। किंतु यथार्थ में अगर हम विचार करें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्विस संविधान एक राजमंडल ही नहीं अपितु एक संघ की स्थापना भी करता है। अगर हम बात करें राजमंडल की, तो राजमंडल जो होता है वह एक तरह से ढीला ढाला संघ होता है। राजमंडल में कोई शक्तिशाली केंद्रीय सरकार नहीं होती। राजमंडल में सम्मिलित राज्य अपनी प्रभुसत्ता अपने आप सुरक्षित रखते हैं और केंद्रीय सरकार उनकी प्रभुसत्ता के मामलों में किसी प्रकार का कोई दखल अंदाजी नहीं करती। तो क्या ये सारी विशेषताएं स्विस संविधान में हैं? नहीं हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वह एक राजमंडल उसको उसकी संज्ञा नहीं दी जा सकती, बल्कि वहाँ एक संघीय शासन व्यवस्था है। अगर हम बात कहें संघीय शासन की कुछ विशेष लक्षणों की, तो जैसे कि संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें संविधान लिखित होता है, शक्तियों का केंद्र और इकाइयों के बीच में विभाजन होता है, संविधान सर्वोच्च तथा कठोर होता है तथा स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। यदि संघ शासन की इन विशेषताओं की कसौटी पर हम स्विस संविधान को देखें तो ये सारी जो विशेषताएँ हैं वो स्विट्ज़रलैंड के संविधान में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो विचारक इस आधार पर मतभेद बताते हैं कि स्विट्ज़रलैंड का जो संघ है वो एक संघ नहीं बल्कि राजमंडल है, वो गलत है उनका कहना। अब हम विभिन्न जो विशेषताएं जो स्विस संघीय शासन व्यवस्था की हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दोहरी सरकारें। संघात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसकी जो एक प्रमुख विशेषता होती है दोहरी शासन व्यवस्था। केंद्र और प्रांत दोनों में अलग अलग सरकारें होती हैं। केंद्र में अलग सरकार होती है और प्रांतों में अलग सरकार होती है, और दोनों सरकारों की अपनी अपनी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती हैं। तो ये जो दोहरी सरकारों की जो विशेषता है ये भी स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि वहाँ भी दोहरी सरकारें हैं। देश में एक संघीय सरकार है और इसके अतिरिक्त 20+6 अर्थात 20 पूर्ण और 6 अर्धपूर्ण कैंटीनें हैं, वहाँ अलग अलग सरकारें हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्विस जो संविधान है वहाँ द्वैध शासन व्यवस्था है। अगली जो विशेषता है वह है शक्तियों का बंटवारा। अन्य संघों की भांति स्विट्ज़रलैंड में भी केंद्र और जो कैंटीन्स हैं उनके मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संविधान में संघ सरकार को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं और जो अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वह कैंटीनों के पास हैं। अगर हम शक्तियों के बंटवारों को लेकर के बात करें संघ सरकार की शक्तियों की, तो स्विस संविधान में संघ सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं उनमें मुख्य रूप से वैदेशिक संबंध है, सैनिक मामले हैं, युद्ध और शांति की घोषणा, रेल, संघीय मार्ग, पुल, डाक, टेलीफोन, बेतार के तार, बैंक, सिक्का, उच्च शिक्षा कैंटोनों के आपसी विवादों का निर्णय और देशीकरण, ये जो शक्तियां हैं वहाँ संघ सरकार के पास हैं। इसके अलावा समवर्ती जो शक्तियां हैं संविधान के अनुसार जो शक्तियां संघ सरकार के पास हैं और बाकी जो शेष अधिकार हैं वो कैंटीनों की सरकार के पास हैं। किंतु व्यवहार में स्थिति इसके विपरीत है। शेष शक्तियों में से बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिन पर संघ सरकार तथा कैंटीन दोनों का हक है, जैसे कि उद्योग, बैंक, सड़कों का विषय,
जिन पर दोनों का क्षेत्राधिकार है। इसके संबंध में संघ और जो कैंटीनें होती हैं वो दोनों ही कानून बनाती हैं, किंतु इस विषयों के बारे में कैंटीनों की सरकारें ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संघ सरकार के कानूनों के प्रतिकूल हो। ये है समवर्ती शक्तियाँ। अगली जो कैंटीन्स को जो शक्तियाँ हैं, कुछ कार्य अवश्य ऐसे हैं जो पूरी तरह कैंटीनों की सरकारों के अधीन होते हैं, जैसे कि कैंटीन्स में शांति व्यवस्था बनाए रखना, साफ सफाई की व्यवस्था करना, सार्वजनिक निर्माण कार्य, शिक्षा। तो हम ये देखते हैं कि शक्तियों का जो विभाजन है वो भी स्विट्जरलैंड के संविधान में बाकायदा संघ सरकार, कैंटीन्स और जो समवर्ती शक्तियाँ हैं उनमें कैंटीन्स और संघ सरकार दोनों को दी गई हैं। इस प्रकार से किया गया है। अगली जो विशेषता है वह है लिखित और सर्वोच्च संविधान। तो लिखित और सर्वोच्च जो संविधान है ये स्विस जो संघीय व्यवस्था है उसकी एक प्रमुख विशेषता है। वहाँ का संविधान है वो लिखित है और सर्वोच्च है। स्विस संविधान लिखित होने के साथ साथ सर्वोच्च भी है और संविधान में संशोधन करने के लिए संघ की इकाइयाँ तथा जनता को भी अधिकार दिया गया है। कोई भी संशोधन उस समय तक पारित नहीं माना जा सकता जब तक कि आधे से अधिक जो कैंटीन्स और मतदाताओं के बहुमत द्वारा उसे पारित न कर लिया जाए। तो लिखित जो संविधान है ये संघात्मक शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है, जो कि स्विस संविधान की भी अपनी एक विशेषता है। अगली जो विशेषता है वह है स्वतंत्र न्यायपालिका। अन्य संघीय देशों के संविधानों की भांति जो स्विट्जरलैंड के संविधान में भी एक सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। किंतु ये भारत और जो अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उनसे अपनी अलग स्थिति रखता है। स्विस सर्वोच्च न्यायालय को भारत और अमेरिका की न्यायालयों की भांति न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय से। किंतु सर्वोच्च न्यायालय कैंटीनों द्वारा पास किए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संघीय संविधान की भावना के विपरीत हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका स्विस संविधान में भी उसका उल्लेख किया गया है, लेकिन थोड़ी कम शक्तिशाली है भारत और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से। अगली जो विशेषता है वह है कैंटीनों की स्वायत्तता। स्विस कैंटीन अमेरिका के राज्यों की भांति संघ निर्माण से पूर्व के हैं और उन्होंने संघ में शामिल होते समय इस बात का ध्यान रखा था कि वे अपने प्रभुत्व का पर्याप्त अंश अपने पास रखेंगी। उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त हैं। संघीय सरकारों की संस्थाओं में कैंटीनों को समान प्रतिनिधित्व भी प्राप्त है। संघीय सभा के उच्च सदन सीनेट में कैंटीनों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघ संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भी कैंटीनों को मान्यता प्राप्त है। तो हम ये देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो कैंटीन्स हैं उनको स्वायत्तता प्राप्त है, चाहे वो संविधान में संशोधन से संबंधित लेकर के हों या अवशिष्ट शक्तियों को लेकर के हों। इस प्रकार संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसमें ये लिखा गया है कि कैंटीन उस सीमा तक संप्रभु हैं जिस सीमा तक उनकी संप्रभुता संघीय संविधान द्वारा सीमित न कर दी गई हों। वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो राजमंडलीय शासन को हस्तांतरित न कर दी हों। कहने का अभिप्राय ये हो गया कि स्विट्जरलैंड की जो कैंटीन्स हैं उनको स्वायत्तता है और ये स्वायत्तता जो है उसकी सीमा सिर्फ संप्रभुता जो संघीय संविधान है उसको सीमित नहीं कर दे वहाँ तक है। अर्थात अगर कैंटीन ने ऐसा कोई कानून बना लेती हैं जो स्विस संविधान की संप्रभुता को चैलेंज करती हैं तो वहाँ उनकी स्वायत्तता खत्म हो जाती है। उन्हें एक सीमा के अंदर रह कर के ही अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करना होता है। अगली जो विशेषता है वह है तिहरी नागरिकता। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की तो भारत में इकहरी नागरिकता है। वहीं अमेरिकी संघ से भिन्न स्विट्जरलैंड के नागरिकों को तिहरी नागरिकता प्राप्त है। एक तो संघ की नागरिकता है, दूसरी राज्यों की नागरिकता और तीसरी नगर पालिकाओं की नागरिकता। 3 प्रकार की नागरिकता वहाँ के नागरिकों को प्राप्त है। नए संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी को जिसे नगर पालिका और कैंटीन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता भी प्राप्त हो जाएगी। ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 37 में। जो नागरिक नगर पालिका और कैंटीन का नागरिक है उसको स्वतः ही स्विस संविधान की नागरिकता भी मिल जाएगी।
इस प्रकार वहाँ नागरिकता प्राप्ति का जो क्रम है वो ऐसे होगा कि सबसे पहले नगरपालिका की नागरिकता, उसके पश्चात कैंटीन की नागरिकता और अंत में स्विस संघ की नागरिकता प्राप्त होती है वहाँ के नागरिकों को। तो यह एक तरह से स्विस जो संविधान है उसकी अनोखी नागरिकता है, तिहरी नागरिकता। जैसा कि भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन यहाँ एक तरह से इकर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगली जो विशेषता है वह है स्थानीय मामलों में संघीय हस्तक्षेप। स्विस संघ संविधान ने संघीय सरकार को स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप करने की पर्याप्त शक्ति दी है। स्विस संघीय सरकार का ये दायित्व है कि वह संघ के प्रत्येक जो शासन प्रणाली है उसकी जो गणतंत्रात्मक जो विशेषताएं है उसको बनाए रखे। संघीय सरकार ने इस उपखंड के आधार पर बहुत सारी कैंटीनों में स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से भी काफ़ी बार हस्तक्षेप किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्थानीय मामले हैं वहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। अगली जो विशेषता है वह है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। स्विस शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे भी लक्षण दिखाई देते हैं जहाँ हमें ये लगता है कि वहाँ जो संघ है वो सर्वोच्च नहीं है, बल्कि उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर हमें देखें, यदि संघीय सरकार कोई ऐसा कानून बना दे जो कैंटीन के क्षेत्राधिकार का हनन करता है, तो कैंटीन भी कुछ नहीं कर सकते, सर्वोच्च न्यायालय से कानून को अवैध भी घोषित नहीं कर सकता। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि अगर संघ सरकार कोई कानून बना दे तो उसको चुनौती है, वो सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं दे सकता, उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता। तो यहाँ एक तरह से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अगर हम बात करें समवर्ती विषयों पर, तो केंद्र और कैंटीन के बीच बनाए गए कानूनों में यदि विरोध हो जाता है तो जो केंद्रीय कानून होते हैं वो ही सर्वोपरि माने जाएंगे। तो यहाँ भी एक तरह से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ही दिखाई देती है। हम ये कह सकते हैं कि स्विस जो संघीय व्यवस्था है उसमें अलग कुछ विशेषताएं हैं, चाहे वो तिहरी नागरिकता की विशेषताएं हो या फिर शक्तियों के बंटवारे को लेकर हो। वहाँ कैंटीनों को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं जो कि वहाँ वो अपनी शांति और व्यवस्था बनाए रख सकती हैं। और अगर हम बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका की, तो वहाँ की जो न्यायपालिका है उसको उतने अधिकार नहीं हैं जितने कि भारत और अमेरिका की न्यायपालिका को हैं। लेकिन इसके पश्चात भी बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्विस संघ जो संविधान है वो संघात्मक शासन व्यवस्था का परिचायक है। जैसे कि चाहे दोहरी नागरिकता हो, चाहे शक्तियों का बंटवारा हो, या फिर कैंटीनों की स्वायत्तता हो, या फिर तिहरी नागरिकता हो। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम स्विस संविधान को संघीय शासन व्यवस्था का परिचायक कह सकते हैं। धन्यवाद।